तो ये रोड शो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए पहले से मौजूद और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का ये दौरा, सिलीगुड़ी में उनकी मौजूदगी ये दिखाती है और लोगों के प्रति जो उनका प्रेम भाव है वो किस तरह से है ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तस्वीर अपने फ़ोन में किस तरह से कैप्चर करते हुए नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं और परियोजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से सीधे यहाँ पर जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये वानगी साफ तौर पर नजर आ रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो हमेशा से जो वानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और जिस तरह से उन्होंने तमाम अलग अलग निर्णय लिए, तमाम बड़े बड़े कदम उठाए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उसकी वानगी इन तस्वीरों के जरिए भी साफ तौर पर नज़र आ रही है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी अब की बार के इस चुनाव में अपनी भागीदारी जो है वो बढ़ चढ़कर देती हुई नज़र आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर जो स्थिति हैं उन पर अपनी बात रखते हुए वो नजर आ रहे हैं। ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या स्थिति है वहाँ पर और प्रधानमंत्री का ये रोड शो कितना भव्य हो रहा है और किस तरह से लोगों के मन में क्या विचार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस समय सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधे मुखातिब हो रहे हैं एक रोड शो के माध्यम से। वो जनता के बीच में ये उनका एक पुराना अंदाज है जिसमें कि वो कनेक्ट करते हैं जनता के साथ और जनता उन्हें निश्चित तौर से देखने के लिए, उनके साथ एक संवाद स्थापित करने के लिए इस तरीके के रोड शोज में शामिल होती है। और हमने देखा यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे पहले से ही लोगों ने सड़कों के किनारे आगे किनारे खड़े होकर इस बात का इंतजार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहाँ पर आएंगे। तमाम हमारी महिलाओं से बात हुई, उनके बीच में एक कौतूहल था कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो किस तरीके से उनका अभिवादन करेंगी। तमाम लोग यहाँ पर अपने साथ फूल भी लेकर आए हुए थे और उनके अभिवादन के लिए जो उनके बीच में उत्साह था वो देखते ही बनता था। और निश्चित तौर से सिलीगुड़ी में इस समय जो हमने देखा कि जो बिहारी मोड़ से लेकर शिव मंदिर मोड़ तक का जो इलाका है इसके बीच में प्रधानमंत्री ने अभी अपने लोगों के बीच में सीधा संवाद किया है और उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और इस संवाद की एक ही भाषा है लोगों के साथ जुड़ने की, उनकी जो मुद्दे हैं चुनाव के दौरान खास तौर से उनको समझने की। और इससे ये और होता है कि जब इस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों के बीच में उतरते, हमने देखा कि रोड शो की शुरुआत में ही वो पहले गाड़ी से उतरे और लोगों का अभिवादन करते हुए उनके बीच में चले गए। तो ये निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का लोगों के साथ जो एक तालमेल है उनसे संवाद करने का वो यहाँ पर दिखाई दिया। और हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जो तमाम खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो उनकी रैलियां हो रही हैं और उनके बीच आज भी हमने देखा कि 3 रैलियां उनकी हुई पश्चिम बंगाल के इलाके में। तो और कल भी उनका एक रैली है। और आज जिस तरीके से उन्होंने रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में अभिवादन किया है और जनता का अभिवादन लिया है वो निश्चित तौर से यहाँ पर निश्चित एक कहानी बयां करती है चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री की और जनता के बीच में एक दूसरे के साथ कनेक्ट। ऐसे में पश्चिम बंगाल का जो उत्तर क्षेत्र है यानी कि उत्तर बंगाल है, वहाँ पर जो भाजपा की लगातार जो सक्रियता है, क्या अब की बार जो स्थितियाँ हैं उनको काफ़ी परिवर्तित करने में कारगर साबित हो सकती हैं? क्या लगता है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपने नब्ज टटोलने की कोशिश की होगी और इस रोड शो से कितना बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा? देखिए, जहाँ तक उत्तरी पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस इलाके में पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी का जो प्रदर्शन है बहुत शानदार रहा है जी। और अगर हम देखें पिछले 2001 के चुनाव में भी अगर वो अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरीके से हराने में कामयाब रहे तो वो यही इलाका था। आधे से अधिक सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि वो इस बार न सिर्फ उसको बढ़त को बनाए रखे बल्कि और ज़्यादा उसमें उन्हें सफलता हासिल हो। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं उनके यहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, जनता से संवाद हो रहे हैं। हमने देखा है तमाम बड़े नेता आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरीके से अभी सिलीगुड़ी में कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आज एक रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में आज पहुंची है। तो निश्चित तौर से जनता इससे प्रभावित होती है और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री की
मनोदशा और उनकी स्थिति को समझने के लिए, उनके बच्चों को समझने के लिए उनके बीच में आए। ऐसे में ऋषि सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं, जो तस्वीरें भी बता रही हैं कि लोग कितना बढ़ चढ़कर यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहले से पहुंचे हुए हैं और जोरदार तरीके से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और विकास की जो धारा है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को कितना प्रभावित कर रही है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनावों में जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने तकरीबन 87 सीटें जीती थी और इस बार जिस तरीके से उनकी पुरजोर कोशिश है, जो उनका मेन मुद्दा है डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही बीजेपी इन चुनावों में भी पश्चिम बंगाल में अपने आप को आगे लेके जा रही है और उनका सीधा कहना है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर जो एक प्रभावशाली डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और उनका बार बार आरोप है कि जो वर्तमान सरकार है कि वो डेवलपमेंट की जो तमाम योजनाएं, खासतौर से केंद्र से द्वारा संचालित योजनाएं हैं या केंद्र के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है उसका सही रूप से प्रयोग नहीं, इस तरीके से तमाम आरोप बीजेपी चुनावों के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों पर लगा रही है। लेकिन निश्चित तौर से बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि इन चुनावों में अपने आप को सशक्त तरीके से प्रदर्शित किया जाए और उसी सशक्त प्रदर्शन का एक और प्रदर्शन है जिसमें कि प्रधानमंत्री आज हमने देखा कि वो जनता से सीधे जुड़े और एक रोड शो के माध्यम से उनका अभिवादन स्वीकार किया। ऐसे में ये जो रोड शो है ये आपको क्या लगता है ऋषि, कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा? क्योंकि लोगों से कनेक्ट होने की बात प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहे हैं और वो उनसे कनेक्ट भी रहते हैं। वहाँ के भी जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं और कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं, जो रिएक्शंस निकल कर आए थे वो भी हमने सुने थे कि लोग वहाँ के क्या कुछ चाह रहे हैं और किस तरह से जो प्रधानमंत्री है उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी चरम पर थीं। इस रोड शो से आपको क्या लगता है कि इस रोड शो से क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और लोगों के मन में, लोगों के जो भाव है वो किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस तरीके से हम देखते हैं कि जब किसी बड़े नेता का शीर्ष नेतृत्व की ओर से जनता के बीच में अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को लेकर वो जनता के बीच में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर से उसका एक प्रभाव होता है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रचार करने का एक तरीका रहा है, उनकी एक शैली रही है और इस शैली को इस समय हम एक बार फिर से देख रहे हैं सिलीगुड़ी के पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से जो उत्तरी पश्चिम बंगाल का इलाका है और ये एक बहुत ही जैसे कहें ऐसा इलाका है जिसमें देश भर के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, हर जगह का इंसान यहाँ पर रहता है। एक तो सिलीगुड़ी में जिस तरीके से पर्यटन से जुड़े हुए तमाम जो कामकाज हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम मूवमेंट है जो व्यापारिक गतिविधियों का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हमने देखा है यहाँ पर तमाम, चाहे वो बिहार के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, पंजाब के लोग हों, राजस्थान के हों, गुजरात के लोग हों, हर जगह के लोग यहाँ पर हैं और जिस तरीके से यहाँ की एक संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति, वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस इलाके से एक नया संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी क्योंकि इस इलाके में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है, उन्होंने अपनी लोकसभा सीटें इसी इलाके से निकाली हैं और एक उनका ये गढ़ बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है दिनों दिन बढ़ा ही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का लोगों के साथ सीधा संवाद, उनके साथ जो कनेक्ट है तो निश्चित तौर से एक असर डालने वाला साबित हो सकता है और इसमें जनता को लग सकता है कि जो बीजेपी की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच में आ रहा है और उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको समाधान के लिए अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो निश्चित तौर से बिल्कुल। ऋषि, संगठनात्मक जो विस्तार हुआ है और इसके अलावा बूथ स्तर पर जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं आपकी बार इस पूरे चुनाव को लेकर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर जो बूथ स्तर की जो रणनीति है वो पिछले हमने देखा है पिछले एक दशक से भी अधिक समय से पहले उन्होंने उसको मजबूत किया है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख का जो कंसेप्ट था, जहां से उन्होंने अपने बूथ को मजबूत किया, हर बूथ मजबूत का नारा दिया और निश्चित तौर से जो बड़े नेता हैं वो जिस तरीके से बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ संवाद करते हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हमने देखा है कि समय समय पर प्रधानमंत्री खुद इसी तरीके से जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ संवाद करते हैं। कई बार वो सीधे तौर से उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो कई बार वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़ते हैं। लगातार उनका इस तरीके का संवाद रहता है और बाकी के जो नेता हैं
इस चीज को फॉलो करते हैं। इसी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक क्षमता है वो काफी इसमें विस्तार हुआ है। और यही वजह है कि दिनों दिन इस तरीके से जहां जहां उनकी सरकारें बन रही हैं वो और ज्यादा मजबूती के साथ लगातार स्पीड हो रही हैं और जनता के बीच में एक सशक्त जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है। जी। ऐसे में ऋषि, लोगों के बीच और लोगों के मन में जिस तरह की जो स्थितियां रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर केंद्र सरकार ने बहुत कुछ किया है पश्चिम बंगाल के लिए भी, वहां के निवासियों के लिए भी हमने देखा है, और इस तरह की जब चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आती है तो क्या लगता है कि कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता के शिखर तक तो पहुंचा ही रहा है, पश्चिम बंगाल में भी उनकी एक मजबूत छवि को रख रहा है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की ताकत की बात करें तो 2021 के बाद जिस तरीके से उनके संगठन में तेजी से विस्तार हुआ है, तो खास तौर से अगर हम देखें तो जो जंगल महल उत्तर बंगाल बॉर्डर का जो क्षेत्र है उन इलाकों में, और जो टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो प्रभावशाली तरीके से इन मुद्दों को उठाया है, वो भी उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और इसमें जो खास तौर से जो केंद्रीय समर्थन और जो स्थानीय चेहरे हैं उनके साथ जो मिला जुला उनका जो स्वरूप है, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर के नेताओं को ज्यादा तरजीह देती है और उन्हें एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में तब्दील करती है। ये लगातार देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भी अपने आप को मजबूत करते हुए संगठनात्मक विस्तार करती है, और यही विस्तार भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक और कोशिश होती है कि जो अपोजिशन है उसके खिलाफ जो भी उनकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो जनता के बीच में पहुंचाई जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और जो सकारात्मक पहलू हैं उनकी राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के, उनको देश के सामने लाया जाए। हमने देखा है कि अगर हम इस चुनाव में खासतौर से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से जो चार्जशीट है भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखें तो उन्होंने कई मुद्दों पर यहाँ पर विपक्ष को, जो सरकार है वर्तमान, उसको घेरा है। और उसमें 20 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी जो उनको जो पे कमीशन नहीं मिला उसकी बात की गई है, और जो चाय मजदूर हैं अभी भी वहाँ पर उनके लिए जो चाहे वो उसका जो डेली वेजेस हों उनको न बढ़ाए जाने का मुद्दा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से उठाया है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कहती है कि असम में जो एक डेली वेजेस पर जो मजदूर काम करता है, चाय बागानों में उसका रेट अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है, और इसको कम से कम हम देखते हैं कि ये बॉर्डर का इलाका भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि एक राज्य में रहने की वजह से आपको कम पैसा मिल रहा है और एक राज्य में रहने की वजह से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, और इसमें एक और बड़ी वजह बन जाती है कि सरकार किसकी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपेरिजन हैं वो जनता इस तरीके से कर पाने में सफल हो पाती है। बिल्कुल ऋषि, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस रोड शो से राजनीतिक जो आधार है वो कितना प्रबल और ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, और क्या कुछ बड़ा मजबूती भरा रहने वाला है पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? शैलेंद्र। गौरव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं उनकी बीजेपी के लिए जमकर चुनाव कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि जनसभाओं को संबोधित करने के बाद जो दक्षिण दिनाजपुर है वहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, और उसके बाद सिलीगुड़ी में ये भव्य रोड शो आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभाओं में टीएमसी सरकार की विफलताओं को खास तौर पर जनता के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से 15 साल में कोई उल्लेखनीय कार्य टीएमसी सरकार ने नहीं किया। आज दक्षिण दिनाजपुर की सभा में उन्होंने इस बात को कहा, क्या जनता को फिर से मौका देना चाहिए जिस सरकार ने 15 तक कोई काम नहीं किया है। तो ये इस तरह से टीएमसी सरकार पर सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जनसभाओं के जरिए साध रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो जो यहाँ पर एक तमाम वो जो वादे बीजेपी ने किए हैं अपने घोषणा पत्र में उनको पूरा किया जाएगा। महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया, और साथ ही साथ जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने घुसपैठियों को प्रश्रय देने में मदद की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उनको जेल के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो तमाम वादे बीजेपी पश्चिम बंगाल की जनता से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और हम देख रहे हैं कि वो लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर ही रहे हैं। और आप इस भव्य रोड शो में देख रहे हैं जहाँ पर ठीक है शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर दर्शक देखें कि अपने काफिले में जब ये रोड शो हो रहा था तो वहां से एम्बुलेंस को रास्ता दिया अपने काफिले को रोककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उनको पता है कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से समझते हैं और इस बात को भी ये तस्वीरें साफ तौर पर उजागर कर रही हैं कि अपने इस रोड शो के अपने इस काफिले को वहाँ पर साइड करके रास्ता दिया गया है एम्बुलेंस को, जिसकी तस्वीर हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री को हर एक व्यक्ति की चिंता है और इसीलिए वो जानते हैं कि किस समय पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बात को ही मानते हुए यहाँ पर देखिए किस तरह से एम्बुलेंस को ये रास्ता दिया गया है। शैलेंद्र, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें हमेशा से करते रहे हैं और जिस तरह से लोगों की और उनकी भावनाओं को समझते रहे हैं, वो सब कुछ अब की बार ये भी नज़र आ रहा है और चरितार्थ भी करता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह की जो लोगों की ज़िंदगी है उसकी वैल्यू क्या है, ये प्रधानमंत्री अच्छे से समझते हैं, तभी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। शैलेंद्र, देखिए गौरव, हम लगातार देख रहे हैं चुनावी जनसभाओं में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा कर रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में आप देखें तो भीड़ आ रही है। खासतौर पर जो महिलाओं की संख्या है वो खासी अच्छी खासी है और ये उत्साह मतलब बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाता है और उनके उस विश्वास को कि इस बार पश्चिम बंगाल में वो विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें कोई कोर कसर बीजेपी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर भी नहीं छोड़ रहा है, जिससे कि भाजपा की सरकार सुनिश्चित की जा सके, उस दिशा में कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से आप देखें तो टीएमसी की सरकार है ममता बनर्जी की अगुवाई में, उस सरकार की जो तमाम विफलताएं रही है और खासतौर पर ऐसे कई घटनाएं हुई पश्चिम बंगाल में जिससे टीएमसी सरकार पर विफलता के आरोप लगे, उन घटनाओं में जो दोषी थे उनको बचाने के आरोप लगे, हीला हवाली के आरोप लगे। और हमने आंदोलन भी देखे पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी सरकार पर तमाम आरोप लगे और पश्चिम बंगाल की सरकार को, टीएमसी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि चुनावी जनसभाओं में बीजेपी इसे जोर शोर से उठा रही है कि यहाँ भय का राज है और अब चुनाव के बाद भय का राज यहाँ से खत्म हो जाएगा, भरोसे की सरकार बनेगी और तमाम उन वादों को पूरा करेगी जिनको बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्रमुखता से सामने रखा है। चाहे वो घुसपैठियों को बाहर करने की बात हो या फिर जिन्होंने घुसपैठियों को प्रश्रय दिया है उनको एक तरह से देखें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, साथ ही साथ एक जांच समिति बनाने की बात कही गई है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, पश्चिम बंगाल को लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दरअसल बीजेपी एक रणनीति के तहत हम देख रहे हैं अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही है और सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि रोड शो में एक जो रिस्पांस दिख रहा है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के वो प्रसन्न होंगे कि उनके जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है वो पूरी ताकत के साथ एक तरह से देखें चुनावी जनसभा को न केवल संबोधित कर रहे हैं बल्कि जनता का भी भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है, जनता का भी भरपूर अभिनंदन मिल रहा है। जिस तरह से रैलियों में रिस्पांस दिख रहा है, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि इस रोड शो में रिस्पांस दिख रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। ऋषि भी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषि, जन विश्वास से जन समर्थन साफ तौर पर देखा गया है कि तमाम ऐसी योजनाएं परियोजनाएं सीधे तौर पर चलाई गई जिनसे सीधा लाभ लोगों को मिलता हुआ नजर आया है। क्या कुछ बड़ा बदलाव अब की बार पश्चिम बंगाल की हवा में नजर आ रहा है? क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या कुछ मौजूदा स्थिति स्थानीय निवासियों के द्वारा कही जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है? ऋषि, लगता है ऋषि तक संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आइए अब सीधे रुक करते हैं। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ इसमें आप और जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इस पूरे इलेक्शन को देख रहे हैं, वहां पर लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कितना प्रभावी अब की बार नजर आ रहे हैं और क्या कुछ अब की बार बड़ा परिवर्तन वहां पर नजर आ सकता है? ऋषि, शैलेंद्र।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा था रोड शो में, तो यहाँ पर जब एम्बुलेंस दाखिल होती है तो उसके बाद एम्बुलेंस को यहाँ पर रास्ता दिया जाता है और ये तस्वीर इसी की वानगी यहाँ पर पेश कर रही है। और अगर इस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनावों को देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार बड़े प्रभावी हैं और उसको लेकर भी जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नज़र आती हैं। बेहद निर्णायक ये पूरा क्षण और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और उसके साथ साथ ये रोड शो और उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर प्रधानमंत्री हर एक बारीकियों को समझते हैं, इंसान की ज़िंदगी की उस वैल्यू को समझते हैं कि हर एक मिनट हर एक सेकंड कितना कीमती है, तब इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोककर वहां पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाता है। और ये तस्वीरें उसी की वानगी है जो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं। सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें हैं और इसके अलावा भी तमाम ऐसे मुद्दे अहम हैं जो लगातार यहाँ अपनी प्रभावशीलता दर्ज कराते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम ऐसी असफलताएँ भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रही हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है और ये सब कुछ धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ वानगियाँ पेश करता हुआ नज़र आया है जो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जो तमाम नीतिगत जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे सीधा लाभ जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता को मिलता हुआ नज़र आए और इसीलिए सब कुछ होता हुआ नज़र आया है। और यही सब कुछ है जो वानगियाँ पेश करता हुआ नज़र आता है जब इस तरह का रोड शो होता है और उसमें लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या मौजूदा स्थितियां वहां पर नज़र आ रही है? हवा का रुख क्या कहता है? अब की बार पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? शैलेंद्र, देखिए गौरव, बीजेपी को ये लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार चुनाव बाद जरूर बनेगी। इसकी एक वजह बीजेपी को नजर आती है कि पिछले 5 सालों में खासतौर पर तमाम ऐसी घटनाएं टीएमसी सरकार के खाते में दर्ज हुई हैं जिससे जो महिलाएं हैं उनमें बहुत गुस्सा है और जिस तरह से महिला उत्पीड़न की घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिली और उसको लेकर हमने देखा कि कई आंदोलन हुए, तो बीजेपी को लगता है कि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार फेल हुई है और उस भरोसे को कायम नहीं रख पाई है जनता के प्रति जो चुनाव में जीत के बाद जो भरोसा दिलाया था टीएमसी ने, लेकिन उस भरोसे को तोड़ा है। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उत्तर बंगाल में तो उसने पिछली बार एक बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार उस प्रदर्शन को और बेहतर करेगी और साथ ही साथ जो दक्षिण बंगाल का इलाका है, कोलकाता और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर भी बीजेपी अपनी पकड़ को और मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप चुनाव बाद देखेंगे कि बीजेपी को उस की रणनीति के हिसाब से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि चुनाव जब होता है तब हर राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं और उसमें जो रिस्पांस होता है कई बार हम देखते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के फेवर में दिखाई भी देता है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की जनसभाओं से ऐसा लगता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं में जिस तरह का रिस्पांस दिख रहा है उससे निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता, बंगाल के नेता उत्साहित है कि इस बार रुख बीजेपी के पक्ष में है, ऐसा उनका दावा है। ऐसे में शैलेंद्र सवाल ये भी आता है कि राजनीतिक विस्तार जो अब की बार देखने को मिला है और तमाम जो बड़ी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं, क्या उसका इम्पैक्ट भी यहाँ के लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कितना बड़े स्तर पर अब की बार देखने को मिलेगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाएंगे? देखिए गौरव, 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते हैं कि पीएम शब्द से एक तरह से आपत्ति है टीएमसी सरकार को। संवैधानिक शब्द और तमाम जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ी हुई है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। केंद्रीय योजनाएं आप देखें तो पश्चिम बंगाल में तमाम योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुई। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना बहुत हीला हवाली के बाद में लागू की गई, तो उसका नुकसान आम जनता को ही हो रहा है। जब आप केंद्र की तमाम बेहतर योजनाओं को, चाहे आयुष्मान भारत हो या फिर पीएम आवास योजना हो, तमाम योजनाओं को या तो लागू नहीं करते हैं या फिर बिल्कुल ही लागू करने से मना कर देते हैं या फिर ढंग से लागू नहीं करते हैं, तो फिर उसका नुकसान तो आम जनता को ही होता है। तो इस बात को बहुत प्रमुखता से
बीजेपी इस चुनाव में उठा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का भी एक मुद्दा है जिसमें हम 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया था, तो उस बात को भी बीजेपी जोर शोर से अपनी जनसभा में कह रही है और संकल्प पत्र का हिस्सा भी बनाया है। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने की बात है, बेरोजगार युवाओं को सहायता देने की बात है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो बीजेपी चुनाव में उठा रही है और घुसपैठ का मुद्दा तो है ही। ठीक है शैलेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। ऋषि भी जुड़ चुके हैं। ऋषि, इतना बड़ा जन सैलाब, साफ तौर पर कितनी बड़ी चुनौती टीएमसी के लिए यहाँ सिलीगुड़ी में इस रोड शो के बाद नजर आएगी, जब क्योंकि साफ तौर पर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऋषि, देखिए गौरव, जिस तरीके से सिलीगुड़ी के इलाके को देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, ये भाजपा का एक तरीके से गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी पिछले चुनावों में अपने प्रतिद्वंदी से आगे थी और इसी कोशिश को बीजेपी इस बार और आगे ले जाना चाहती है। उसे पता है कि अपने मजबूत गढ़ को और ज्यादा मजबूत कैसे करना है। तो बीजेपी की तरफ से खास तौर से हमने देखा है कि तमाम यहाँ पर चुनाव प्रचार में तेजी आई है और प्रधानमंत्री खुद इस इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। आज हमने देखा जिस तरीके से वो जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। एक तरीके से रोड शो उनका एक शैली है जो कि भारतीय राजनीति में एक तरीके से स्थापित मान्यता के तौर पर उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में उसको जोड़ा है। इसी तरीके से जनता के साथ हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव में जुड़ने का एक माध्यम है रोड शो। इसमें जनता के साथ सीधा संवाद किया जाता है। संवाद इस तरीके का होता है कि भावों के माध्यम से नेता अपनी जनता के बीच में अपनी बात को रख देते हैं और जनता उसको समझ लेती है और ऐसे में जनता भी अपने नेता के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है और उनका जो भाव है, चाहे वो अभिवादन के माध्यम से हो, फूल बरसाकर हो, इन सब चीजों से एक पॉलिटिकल कनेक्ट बनता है जिसमें कि हम देखते हैं कि उस इलाके में एक बड़ा प्रभाव पूर्व में हमने देखा है कि पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में आज का रोड शो है काफी महत्वपूर्ण है और इस रोड शो के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी उत्साह होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उनके सबसे बड़े नेता उनके बीच में आए हैं और जनता के साथ रोड शो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ता है और वो जनता के बीच में जब जाते हैं तो उनके पास बहुत कुछ कहने को होता है। तो ये एक राजनीति में एक बड़ा पहलू होता है जिसमें कि आप अपनी बात को मजबूती के साथ रख पाने में अगर सक्षम है तो जनता जरूर आपकी बात को सुनती है। और इसी बात को प्रधानमंत्री हर चुनावी माहौल में स्थापित करते हैं कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनको समझ देना है और उनको ये बताना है कि आप जनता के बीच में जाइए और जिस तरीके से काम करना है और जनता को भरोसा दिलाइए कि हमारी जो नीतियां हैं उनको सरकार कैसे पूरा करेगी और जो केंद्र में उनकी सरकार है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो डबल इंजन का जो कंसेप्ट है भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में स्थापित किया है, उसको वो बार बार हर राज्य में प्रयोग में लाती है और इसका हमने देखा है कई बार उनको सफलता मिली है और इसी सफलता को और ज्यादा वो प्रभावी तरीके से हर राज्य में रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी उन्होंने रखा था, लेकिन इस बार उनकी रणनीति पहले से भी और ज्यादा सशक्त तरीके से जनता के बीच में जाने की है और वो चाहते हैं कि इस चुनाव में वो ऐसा प्रदर्शन करें जिससे कि डबल इंजन की सरकार बने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी हो और केंद्र में भी हो। इसी कंसेप्ट को जनता के बीच में रख रहे हैं। गौरव, बिल्कुल। शैलेंद्र, क्या बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का ये जनाधार टीएमसी के लिए अब की बार बड़ी चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है? शैलेंद्र, साल की राजनीति में दिखाई देती है कि एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी है जो पिछले 15 वर्षों से राज्य की सत्ता में है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, यानी बाकी जो दल हैं, कांग्रेस हो या फिर वामपंथी दल हो, उसकी भूमिका बहुत सीमित की गई है। सीधी लड़ाई तकरीबन पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों को छोड़ दें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच मोटे तौर पर नजर आती है। तो ऐसे में टीएमसी के सामने एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी एक चुनौती के तौर पर खड़ी है और बीते 5 वर्षों में बीजेपी ने राज्य से जुड़े तमाम ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया है और टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश की है। आज ही दक्षिण दिनाजपुर में इस बात को बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में पुलिस बल में महिलाओं की जो संख्या है वो 10% के आसपास ही है, जबकि बगल में बिहार है जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां 30% से ज्यादा
ठीक है, ठीक है। महिलाएं पुलिस बल में है, तो इस तरह से तमाम ठीक है मुद्दों को शैलेंद्र, भी हम आप देख बने रहे रहिए हैं। हमारे साथ। ऋषि का रुख कर लेते हैं। ऋषि, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार बड़े प्रभावी रहे हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल की स्थिति को अगर देखें तो जैसे जो सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी यानी कि टीएमसी ने लागू नहीं होने दी, जिससे सीधा फायदा जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। लोगों के क्या विचार हैं इसको लेकर? क्या अब की बार वो बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर पेश करते हुए नजर आएंगे या स्थिति जो अभी नजर आ रही है वो कुछ और कह रही है? ऋषि, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए और बताइए कि इस पूरे रोड शो से कितना बड़ा बदलाव नजर आ सकता है। देखिए गौरव, जहाँ तक इस रोड शो को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है कि उन योजनाओं को जो कि केंद्र के द्वारा शुरू की गई हैं जनता के बीच में रखें और ये बताएं कि किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को मिल सकता था जो नहीं मिला, और इसी रणनीति को वो जनता के बीच में रख रहे हैं। जैसे कि शैलेंद्र ने भी अभी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें रखा था कि कितनी योजनाएं हैं। अब किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं जो पूरे भारत में एक सफलता की कहानी कह रही है, तमाम किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में उसे लागू करने में इतना देरी क्यों लगी? इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाया कि अभी पश्चिम बंगाल में जो चाय बागान के जो मजदूर हैं उनकी जो दैनिक मजदूरी है और अब जो पड़ोसी राज्य है असम, उसकी क्या है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से, एक प्रभावशाली तरीके से रख रही है और जनता इस बात को समझ रही है कि जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अब इस तरीके के रोड शो का निश्चित तौर से प्रभाव ये पड़ता है कि जनता को ये लगता है कि अगर केंद्र की सरकार के जो मुखिया उनके बीच में आ रहे हैं और इस बात को रख रहे हैं, उनके बीच में उनसे जुड़ रहे हैं, रोड शो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो एक भरोसा इसमें पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि एक भरोसा पैदा करने की जो रणनीति होती है वो यहाँ पर इन रोड शो के माध्यम से साफ तौर से दिखाई देती है। और इससे हमने देखा है पूर्व में भी तमाम जो रोड शोज हुए हैं उनमें जो जनता ने सीधे इससे जुड़े और उसके बाद जो समझा और उसका एक प्रभाव दिखाई देता है। जब भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती है तो उसका एक अलग मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है लोगों के बीच में कि वो समझते हैं कि किस तरीके से बाकी जनता भी उनके साथ है। तो एक माहौल बनता है राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा करने का। तो इसी माहौल को राजनीति में रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से और तमाम जो कैंपेन है उनके माध्यम से स्टैब्लिश किया जाता है। और इसी स्टैब्लिशमेंट को हम चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। और इन चुनावों में हम जानते हैं कि उत्तरी पश्चिम बंगाल के इस इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी की जो पुरजोर कोशिश है कि उसकी बढ़त जो पहले थी वो उससे और ज्यादा आगे निकल जाए और एक तरीके से 2/3 से अधिक जो सीटें हैं उसको वो जीत ले। और गौरव, मैं आपको बताऊं इस इलाके में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में सफलता हासिल की है। इसी जमाने में ये लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, यहाँ वामपंथ अपना परचम लहराता था, लेकिन उसके बाद सीधा यहाँ पर जो झुकाव है जनता का वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा और पिछले 2 चुनावों से लगातार ये भरोसा बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस तरीके के रोड शो का एक बहुत प्रभाव होता है और जनता को महसूस होता है कि जो किसी भी पार्टी को अगर वो वोट देना चाहते हैं तो उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनके जो बड़े नेता हैं, अगर उनके बीच में आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उन्हें भरोसा पैदा होता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो निश्चित तौर से उन्हें लाभ होगा, उनके राज्य में विकास होगा, उनके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गति मिलेगी। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं इसको विस्तार देने में इस तरीके के रूप से बहुत प्रभावशाली है। ऋषि, एक और अहम सवाल आता है कि कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी किस तरह से अब की बार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने तमाम ऐसे उदाहरण देखे हैं संदेश खाली से लेकर इसके अलावा भी अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ पश्चिम बंगाल में अब की बार नजर आया। उस पर अब की बार कितना फोकस है लोगों का और क्या अब की बार वो अपने मन में इस तरह की भी कोई बात रखकर कानून व्यवस्था को लेकर अब की बार मतदान करते हुए नजर आएंगे? ऋषि, देखिए, कानून व्यवस्था निश्चित तौर से इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस मुद्दे को और ज्यादा रखा जाए, क्योंकि जनता की जो समस्याएं होती हैं जब कोई भी राजनीतिक दल उसको तरजीह देता है तो जनता को एक राहत महसूस होती है। निश्चित तौर से जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो इसमें के लोगों को न्याय मिले, और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस की जो भूमिका है किसी भी राज्य में अगर वो संदिग्ध हो जाती है तो ऐसे में किसी भी सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो कमजोर होने लगती है। और इसी कमजोरी को आगे रखने में अपोजिशन यानी कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी जो भूमिका निभा रही है वो बहुत
अच्छे से रख पाने में सफल हो पाती है। हमने देखा है पूर्व में तमाम इस तरीके के घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में देखे गए, जी जिसमें कि सवाल उठे और कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब जनता में चीजें आई, उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई। तो ये जो चीजें हैं, ये निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और इसी इशू को भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ा रही है। ठीक है ऋषि, अब बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे अब की बार तो प्रभावी होते हुए नजर ही आए हैं। लोगों के मन में अब की बार क्या नजर आता है, वो क्या अब की बार सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा सीधे उन तक पहुंचानी थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा नहीं पहुंचाई गई। तो क्या इसको लेकर अब की बार उनके मन में कोई बड़े बदलाव की जो तस्वीर है उसको पेश करते हुए वो नजर आ सकते हैं? क्या कुछ अब की बार लग रहा है, क्योंकि आपने नब्ज टटोलने की कोशिश की होगी, लोगों के मन में क्या है, किस तरह के रिएक्शंस नजर आ रहे हैं? शैलेंद्र, तौर पर हम देख रहे हैं खासतौर पर उत्तर बंगाल में और उसके आसपास के इलाकों में कि पश्चिम बंगाल की जनता को ये बात समझ में आ रही है कि बीते 2-3 दशकों से पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में बाकी राज्यों के मुकाबले काफी पीछे हो गया है। चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, और बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के युवाओं को जो नौकरियां हैं, जो नए सेक्टर्स में नौकरियां सृजित हो रही हैं, आईटी में हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में हो, उसके लिए पश्चिम बंगाल के बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये एक मुद्दा, ये बात लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कई मामलों में हो सकता है कि वो बात उतनी नहीं खलती है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आ रही है कि लोगों को यह एहसास है कि पश्चिम बंगाल बीते 2-3 दशकों में काफी पीछे गया है और बीते 1 दशक में तो ये स्पष्ट तौर पर परिलक्षित भी हुआ है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने की बात हो। तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर है। और साथ ही साथ बीते 1 दशक में कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से खराब हुई है और उसको लेकर लोग स्पष्ट तौर पर कहते हैं, हालांकि कैमरे के सामने कई बार लोग नहीं बोलते, लेकिन जब बातचीत की उनसे करिए तो ये बात कहते हैं कि वो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, लड़कियां उनकी घर से आराम से शाम को निकल पाएं, उन्हें इस बात की चिंता न हो। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर वो लोग बात में जब उनसे बात कीजिए तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जेहन में है। अब ये कितना इसका असर चुनाव पे पड़ता है, ये किस पार्टी के फेवर में जाएगा, क्या ये सत्ताधारी दल को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे मुद्दे हैं जो उठा भी रही है। ठीक है शैलेंद्र। ऋषि, रोजगार और निवेश को लेकर भाजपा और टीएमसी का जो अलग अलग रोड मैप है वो क्या कहता है और जनता इसके बारे में क्या सोचती है? ऋषि, इस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखें तो निश्चित तौर से उनका रोड मैप यही है कि किस तरीके से राज्य में एक डबल इंजन सरकार के कंसेप्ट को रखकर और जो तमाम केंद्र की योजनाएं हैं उसके माध्यम से और जो तमाम अलग अलग तरीके से, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की ही बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ जो लोगों को रोजगार देने का जो उन्होंने वायदा किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में रोजगार को लेकर अब स्थितियां ज्यादा खराब होने लगी हैं। एक दौर था जब पश्चिम बंगाल में लोग रोजगार के लिए आते थे, खासतौर से कोलकाता और आसपास के इलाकों में तो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन होता था पूरे देश से। अगर हम बात करें इसी दार्जिलिंग सिलीगुड़ी इलाके की तो दार्जिलिंग में तमाम फिल्मों की शूटिंग से लेकर इस तरीके की जो तमाम गतिविधियां होती थी जिससे कि ये इलाका एक अलग ही रूप में दिखाई देता था। लेकिन अब जिस तरीके से चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो या यहाँ पर जो राजनीतिक गतिरोध है वो ज़्यादा दिखाई दिया है, राजनीतिक दखल है वो ज़्यादा दिखाई दी है। किसी भी डेवलपमेंट वर्क में अगर राजनीतिक दखल स्थानीय स्तर पर बढ़ जाता है तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो पूरा रोड मैप है वो प्रभावित हो जाता है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश यही है कि डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट है उसको पब्लिक के बीच में रखा जाए और जो रोजगार के जो अवसर हैं उसको वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और ये मुद्दा है भी, क्योंकि रोजगार एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोगों को अपनी आजीविका बढ़ाने में तो मदद मिलती है, लेकिन उससे देश की जो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि है उसको भी आगे ले जाने में मदद मिलती है। क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा होता है तभी वो मार्केट की ओर रुख सकता है और एक अलग जो डिमांड है वो मार्केट की वो क्रिएट होती है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभावी तरीके से रख रही है और जो उनका रोड मैप है डेवलपमेंट का, आम आदमी को राहत देने का,
वो इन चुनावों में वो उसको एक मुद्दा बना रही है। ठीक है। शैलेंद्र, जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अब की बार बहुत ज़्यादा हावी होता हुआ नजर आया, प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग मंचों से इसको कहा है, बताया है कि किस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो टीएमसी की इस गवर्नमेंट में पनपा हुआ है। इसको लेकर जनता के मन में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या भ्रष्टाचार अब की बार का इतना बड़ा प्रबल एक मुद्दा है जिससे अब की बार एक बड़ा बदलाव नजर आ सकता है? शैलेंद्र गौरव, देखिए, निश्चित तौर पर जिन बड़े मुद्दों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें समस्या कानून व्यवस्था का मुद्दा, रोजगार उचित मात्रा में न होना और साथ ही साथ करप्शन, सिंडिकेट, जिस बात की चर्चा बीजेपी करती है कि यहाँ पर एक सिंडिकेट है जो सरकार चला रहा है, कट मनी देनी पड़ती है। और पश्चिम बंगाल में बात की चर्चा काफी होती है कि यहाँ हम जानते हैं कि सरकार पर ये आरोप लगे कि नौकरियों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, और हम जानते हैं कि एक मंत्री के घर जब छापा पड़ा तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई जी। और ये चर्चा होती है लोगों में कि सरकारी नौकरी तक में सबूत देना पड़ता है। ये आरोप लगातार यहाँ पर चर्चा में रहते हैं और बीजेपी ने जोर शोर से उठाया भी है। निश्चित तौर पर ये मुद्दा है कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है और करप्शन के मुद्दे पर बीते वर्षों में काफी ऐसे मसले सामने आए हैं, चाहे वो पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी ना मिलने की बात हो या फिर बड़े कई ऐसे मामलों में करप्शन की बात, तो निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल। ऋषि, अब की बार जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनावी अभियान जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, ऐसे में कितनी बड़ी ऊर्जा अब की बार यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि साफ तौर पर लोगों के मन में बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं। ऐसे में जो अब की बार का जो परिदृश्य है वो कितना बड़ा बदलाव नजर में आ सकता है और किस तरह से एक बड़े जो बदलाव की जो तस्वीर है वो पेश करता हुआ नजर आ सकता है? ऋषि देखिए गौरव, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने आप को जनता के बीच में रख रही है, उसकी पुरजोर कोशिश यही है कि जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, खासतौर से जो उनसे रोजी रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके रोजगार को बढ़ाने से संबंधित जो मुद्दे हैं, और इसके अलावा ऐसे मुद्दे जो उनको दखल देने वाले मुद्दे हैं। अब जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, इसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उसकी वजह से उनको परेशानी होती है। और इसमें जिस तरीके से रोजगार की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से तकरीबन 6,500 के आसपास कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी हैं जी। ये इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि राज्य में किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो हैं। और उसकी वजह से अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के कारण करीब 26,000 नौकरियां भी रद्द हुई। तो ये नौकरियां क्यों रद्द हुई और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? अब स्कूलों की बात कर लें तो तकरीबन 8,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इससे जो महिलाओं के खिलाफ हैं अपराध हैं उसमें क्यों वृद्धि हुई और इन स्कूलों को बंद करने के पीछे मकसद क्या है? और जो कि अगर हम नौकरियों की और बात कर लेते हैं तो 30 लाख नौकरियां पहले जो नौकरियां उपलब्ध होती थी उससे कम क्यों हैं? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रख रही है और जनता को पता है कि जब उनकी बातें कोई रखता है तो उन पर असर पड़ता है इस बात का कि उनसे समाधान कैसे है। और इसी समाधान को एक राजनीतिक विमर्श के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद रख रही है कि वो किस तरीके से पूरा करेगी। अभी हाल ही में उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने तमाम वायदे किए हैं। उन वायदों में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो केंद्र की योजनाएं सीधे तौर से और केंद्र से आने वाले धन का सही उपयोग है, इस तरीके के तमाम मुद्दे वो अपने जनता के बीच में, चाहे वो चुनावी घोषणा पत्र हो या फिर उनके सीधे संवाद के माध्यम से जो है उसको रख रही है। बिल्कुल। ऋषि, सुरक्षा नीतियों को लेकर अब की बार ममता बनर्जी किस तरह से घिरती हुई नजर आ रही हैं? क्या ये भी अब की बार एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिससे अब की बार एक बड़ा फेरबदल नजर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा निश्चित तौर से सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर इंसान को चिंतित करता है और उसको प्रभावित भी करता है। कोई भी व्यक्ति डर के साए में जीवन नहीं जी सकता है और जब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, बढ़ते बढ़ते हदें पार होने लगती हैं तो निश्चित तौर से वो ये चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है कि इससे निजात कैसे मिले। और निश्चित तौर से लोकतंत्र में एक ही तरीका होता है किसी भी समस्या से निजात पाने का, वो है
सरकार बदलकर अपनी पसंद की सरकार चुनने का। और इसके लिए लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसी माध्यम से हम अपनी सरकारों को बदल सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं उसको भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी तरीके से रख रही है और एक विकल्प के तौर पर, एक मजबूत और सशक्त विकल्प के तौर पर इस समय वो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सरकार बनाकर रखना चाहती है। और इसमें जो केंद्र की राजनीति है, जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और इसमें हम चाहे देखें, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, श्रमिक भट्टाचार्य हो, दिलीप घोष हो, डॉक्टर सुकांत मजूमदार हो, शांतनी ठाकुर हो, ये जो स्थानीय स्तर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक संबल देते हुए एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं, इनको भी निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की इस तरीके की यात्राओं से मदद मिलती है, एक मनोबल मिलता है और जनता के बीच में जाकर ये कहने का भी अवसर मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके लिए कितने चिंतित हैं। हम प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आपके बीच में काम करना चाहते हैं। तो एक राजनीतिक माहौल बनता है और इस माहौल को बनाने के लिए चुनाव सबसे मुफीद समय होता है। और इसी को इस समय हम कैंपेन के माध्यम से प्रधानमंत्री के जिस समय सिलीगुड़ी में है और रोड शो के माध्यम से उन्होंने इसी तरीके से संवाद को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की है। बिल्कुल ऋषि, गरीब किसान और महिलाओं को अब की बार क्या उम्मीदें हैं कि जो सरकार बनेगी वो उनके लिए क्या कुछ करेगी जिससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि हमने देखा है कि विकास की बयार तो पूरे देश में नजर आ ही रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी उससे अछूता है। बिल्कुल, देखिए, गरीब किसान मजदूर इनके लिए अलग अलग रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस सब पूरे के पूरे अगर हम परिप्रेक्ष्य को देखें तो इसमें जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का कंसेप्ट भारतीय का तो आगे बढ़ा रही है और बिना किसी भेदभाव के डेवलपमेंट को आगे ले जाना चाहती है। राज्य में जो सबसे बड़ी चिंता है वो वर्तमान सरकार के काम से यही है कि वो जो दावे करती है कि हमने विकास किया है, लेकिन इस विकास को जब सच्चे तरीके से देख लिया जाता है और जनता ये मानती है कि ये जो अपने सेलेक्टिव तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाता है, अच्छी लोगों तक उसका लाभ मिलते हुए दिखाई देता है। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका लाभ बताया जाता है, जो उनका विरोध करते हैं उनका नुकसान उन्होंने दिखाया है। जिसे समाज की नीति का एक ऐसा संकल्प दिखाई देता है जिसमें कि वो सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ जो उनके समर्थक है उनकी सरकार है। जबकि माना यह जाता है कि लोकतंत्र में जब सरकार बन जाती है तो पूरे प्रदेश की सरकार है, पूरे देश की सरकार है। इसी संकल्पना को भारतीय जनता पार्टी रख रही है कि वो सबका विकास करेगी, सबके लिए काम करेगी। जी गौरव। बिल्कुल ऋषि, ये तो साफ तौर पर है, ये तो नज़र भी आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से हमने और भी तस्वीरें जो देखी हैं अलग अलग राज्यों की जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विकास की बयार नज़र आई है। तो अगर पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार हो जाती है, जैसा कि लग रहा है, जिस तरह से जनाधार नज़र आ रहा है इस रोड शो के जरिए, तो ऐसे में क्या यहाँ पर भी जो विकास की बयार है वो और तेज़ होती हुई नज़र आएगी? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो हाईवे हो, रेलवे, एयरपोर्ट का विस्तार हो, उसका एक रोड मैप पश्चिम बंगाल के सामने रखा है कि वो इसी रोड मैप को आगे यहाँ पर रखना चाहती है। इसी तरीके से न्यू इंडिया के तहत जो स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया का जो संकल्प है वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो बुनियादी ढांचा सुधार है उसके लिए उन्होंने क्या नीतियाँ हैं, कैसे वो काम करेंगे, इसको रखा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को कैसे बढ़ावा देना है, इसको उन्होंने अपने मैनिफेस्टो सेक्टर को समर्थन देकर कैसे लोगों के बीच में जो बात है, जैसे कि आप कृषि और किसान को लेकर भी उनकी आय बढ़ाने पर जोर है, एमएसपी और कृषि सुधार के लिए उन्होंने उस पर जोर दिया है। और गरीबों के लिए चाहे वो आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, योजना हो, इन सभी योजनाओं को अपनी योजनाओं में समाहित करके जो देश के अन्य हिस्सों में जो अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ रही हैं, उसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रख रही है। और अब बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा नीति किस तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू करना है, इसके डेवलपमेंट और बेरोजगार को किस तरीके से काम करना है, उसका एक रोड मैप
उन्होंने इन चुनावों में रखा है। साथ ही साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि राष्ट्रवाद और जो घुसपैठ है उससे रोकना, साथ ही साथ देश में एक नीतिगत विचारधारा के तौर पर काम करके, चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, जनगणना नियंत्रण नीति हो और नागरिक संशोधन जैसे मुद्दे हों, इन सबको भी भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर रही है और इसी के तहत उनको एक बड़ा समर्थन भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। और इसी वजह से जनता पार्टी के तमाम इलाके हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ पर उन्हें पिछले चुनावों में भी सफलता मिली थी और इन चुनावों में भी बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूती से इसको आगे बढ़ाकर और ज़्यादा उसे मजबूत कर पाए। ऋषि, घुसपैठियों को लेकर भी, एसआईआर को लेकर भी अब की बार हमने बड़ी हलचल देखी पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर। क्या उससे भी अब की बार इस चुनाव में बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या बड़ी सारी चीजें प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, एसआईआर का प्रभाव जरूर होगा क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरीके से हम देखते थे, एक एक इंसान के 2-2, 3-3 जगह वोट होते थे और डुप्लीकेट की वोटिंग में बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी और जो कई बार घुसपैठिए हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर बस गए हैं, जिनके पास कोई उस तरीके का वैधानिक उनके पास अधिकार नहीं है कि वो यहाँ रहें और यहाँ पर वोट भी कर पाएँ, तो उन सब लोगों को जब एसआईआर के माध्यम से बाहर किया गया है तो निश्चित तौर पे उसका एक प्रभाव पड़ेगा कि वो लोग किसको वोट करते थे और किसको वोट करते थे, क्या उनका फायदा होता था आपत्ति की, तो ये सब चीज़ें हैं, इसका एक प्रभाव जरूर दिखाई देता है। एसआईआर निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने पुरजोर कोशिश की है कि इन चुनावों में किसी भी तरीके की हिंसा ना हो। उन्होंने 5 संकल्प दिए हैं पश्चिम बंगाल को कि किस तरीके से वो अलग अलग तरीके की जो बूथ कैप्चरिंग जो संकल्प हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में, उसको इस बार वो रोकेगी। चाहे वो छापा वाली रणनीति हो, चाहे वो साइंटिफिक रिगिंग की रणनीति हो, चाहे वो लोगों को घरों से न निकलकर उनको उन्हीं के इलाके में कैद करके उनके वोट डालने की रणनीति हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चुनावों में इस बार चुनाव आयोग के माध्यम से भी की जा रही हैं। कोशिश यही है चुनाव आयोग की कि हर एक को अपना वोट डालने का जो उनका अधिकार है वो मिले और जो जेन्युइन वोटर है वही वोट डाले। ऋषि, बने रहिए हमारे साथ। तो उर्मिलेश भट्ट भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, इस रोड शो से कितना बड़ा बदलाव नजर आएगा और क्या मजबूती नजर आएगी सिलीगुड़ी में, क्योंकि ये रोड शो हो रहा है और जिस तरह से बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, बड़ी तस्वीर, बड़ी बानगी पेश करते हुए नजर आ रहा है। उर्मिलेश जी बिल्कुल पराक्रम, देखिए जो ये रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इससे जो हजारों लोग का हुजूम सड़कों पे आया है, वो जो है कहीं ना कहीं एक जो मतदाता है उन मतदाताओं को भी और जो सिलीगुड़ी के लोग हैं वो करीब से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री की बात जो है आज की करें तो आज जो प्रधानमंत्री लगातार 3 सभाएं की और तीनों सभाओं में जो भीड़ उमड़ के आई है, तमाम जो मुद्दे पश्चिमी बंगाल के प्रधानमंत्री ने उठाए हैं, उसके अलावा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं तो वो एक झलक देखने के लिए काफ़ी उत्सुकता उनमें दिखाई दे रही थी। इस तरीके से हमने देखा है क्योंकि जिन जिन रैलियों को मैंने कवर किया है प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल में, उनमें हजारों की संख्या में लोग आए थे और उस भीड़ की जो है शायद ही इतना बड़ा हुजूम किसी अन्य रैली में देखने को मिला पश्चिम बंगाल की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो है रैली में आए लोग, तमाम जो है पोस्टर हाथ में लिए हुए थे, फोटो बना करके हाथ में थे, तो कई सारी पिक्चर्स भी लोग जो है लाए और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया है, तमाम पिक्चरों को लिया है, तमाम उनके जो फोटो साथ में ला रखी थी उनको लिया है। और जो ये रोड शो है ये कहीं ना कहीं एक पश्चिमी बंगाल के जो मतदाता है उनके लिए भी एक संदेश है। ये हजारों लोग जो है सड़क पर प्रधानमंत्री की एक झलक देखने आए हैं, वो जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक संदेश होगा चुनाव में कि देखिए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं इस बार का जो चुनाव हो वो भयमुक्त चुनाव हो, वो जो है हिंसा रहित चुनाव हो, मतदाता आराम से सोचे। क्योंकि जिस तरीके से पिछले जो चुनाव है उन चुनाव में जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, विधानसभा चुनाव में हिंसा की घटना सामने आई है, डराने और धमकाने की जो है घटनाएं सामने आई हैं, उससे जो है इस समय जो एक संदेश है तमाम जो है लोगों को कि आप आइए, बाहर आइए। देखिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो इस बार उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि भयमुक्त चुनाव होगा, हिंसा मुक्त चुनाव होगा, आप जो है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। तो ये पूरा हुजूम दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर है वो तस्वीर है कि इस समय जो है पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि लोग भयमुक्त हों, हिंसा के उसमें जाएं। ये भी कह सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं ये रोड शो एक मैसेज है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए
या जो मतदाता हैं उनके लिए कि देखिए ये जो है एक तस्वीर है, जिस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी बंगाल की जनता अब जो है तमाम जो विकास कार्य है उन विकास कार्यों पर मोहर लगाएगी, विकास के प्रति जो है प्रतिबद्ध है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अपने रैलियों में भी प्रधानमंत्री ने जो है कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठिया वाला मुद्दा उठाया है, यहाँ पर जो कटाव है, जो नदी से कटाव होता है उस मुद्दे को उठाया है, ऐसे कई विकास कार्यों के मुद्दे को उठाया है जो होने चाहिए थे और अभी तक नहीं हो पाए हैं राज्य सरकार की तरफ से। तो निश्चित तौर से इस समय लोगों को एक बड़ी उम्मीद है जो इस रोड शो है या ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री से कि अगर जो है एक नई सरकार आती है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में, क्योंकि एक लंबी अवधि होगी है इसको, 15 साल जो है ममता बनर्जी की सरकार, उससे पहले जो है वाम मोर्चा थी उसकी सरकार हो गई, तो एक जो है लंबी जो है अवधि की सरकार यहाँ पर रह गई है। इस सरकार के कई सारे जो है ये कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ पर है। तो तमाम लोगों के मन में ये है कि उनको विकास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो पेयजल जो पानी है, शुद्ध पानी, उसकी जरूरत है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है यहाँ पर बदलाव लोग चाहते हैं। हालांकि देखना होगा कि मतदाता क्या करते हैं, लेकिन इस बार जो हुजूम सिलीगुड़ी की सड़कों पे दिखाई दे रहा है वो जोश में है, उत्साह में है और उसके अंदर एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए वो जो है बेताब है। पराक्रम, अलग अलग जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, वो यहाँ पर किस तरह से रखनी है उसको प्रधानमंत्री समझते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो विकास की धारा है वो भी पश्चिम बंगाल में बहती हुई नजर आएगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। लेकिन ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है और किस तरह से पीपल टू पीपल कनेक्ट की जो बात है वो कार्यकर्ताओं द्वारा और उसको सुदृढ़ करके लोगों तक पहुंचा जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? उर्मिलेश जी बिल्कुल, देखिए पश्चिमी बंगाल में जो है हमने जब देखा है पिछले कई चुनावों को हमने देखा है, उस चुनाव में जो ट्रेंड थे, तो यहाँ की कार्य करने के जो प्रचार करने की जो शैली है वो बिल्कुल अन्य राज्यों से अलग है। देखिए पराक्रम, आज भी जो है यहाँ गौरव जो है आज भी यहाँ पर जो है वॉल राइटिंग पर यहाँ ज़्यादा विश्वास किया जाता है सोशल मीडिया के ज़माने में, उसमें जोर है। तो वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी है उसने सोशल मीडिया पर भी अपना जो कैंपेन है वो कैंपेनिंग चला रखा है। तो एक तरफ जहाँ जो है इस चुनाव में वामपंथी हैं जो लगभग हाशिए पे चले गए हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछली विधानसभा में उनकी सीटें नहीं आई थी, क्योंकि जो आदमी इतने लंबे समय तक जो है सरकार चलाए हो वो सरकार में जो है विधानसभा में उनकी उपस्थिति भी न हो, ना के बराबर हो, तो ये दर्शाता है। और इस बार कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं और जो प्रचार करने का जो तरीका है, क्योंकि देखिए जिसके पास संगठन होगा, जिसके पास जो है ये कह सकते हैं कि प्रचार करने के जो तमाम जो चीज़ें होनी चाहिए, चाहे पर्चा हो, पोस्टर हो, सोशल मीडिया हो, तमाम चीज़ों पे जो आगे रहेगा, जो एड पाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएगा। क्योंकि आप जैसे जानते हैं गौरव की यूथ जो है वो जो है कनेक्ट होता है सोशल मीडिया से, जबकि जो सीनियर सिटीजन है वो वॉल राइटिंग और तमाम पर्चा पोस्टर होल्डिंग पे जो है उनका ध्यान होता है। इस तरीके से यहाँ पे प्रचार देखने को मिल रहा है और इस तरीके का जो रोड शो है उस रोड से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी सीधा कनेक्ट कर रहे हैं मतदाताओं से, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से। और जो है यहाँ के जो युवा हैं, चाहे यहाँ के महिलाएं हों, क्योंकि देखिए यहाँ पर महिला सुरक्षा एक बड़ी जो है मुद्दा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि महिला को लेकर के आरजी कॉलेज का चाहे मुद्दा हो, इस तरीके से कई मुद्दे जो है कई जो है महिलाओं के जो अत्याचार कह सकते हैं इसको, या महिलाओं पे जिस तरीके से यहाँ पर उत्पीड़न महिलाओं का देखा गया था, तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पे हिंसा थी, उस हिंसा को यहाँ पश्चिमी बंगाल में देखा गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज भी रैली में, जो जागीपुर रैली हो या तमाम 2 रैलियां अन्य हो, उनमें महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया है। और दूसरी बात यह है कि स्थानीय राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ प्रधानमंत्री ने स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर उठाए हैं। किस तरीके से जो है पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर वाम मोर्चे की सरकार रही, फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पर जो है औद्योगिक नगरी हल्दिया है, जो हल्दिया की पहचान है, पश्चिम बंगाल की पहचान है, वहाँ पर जो है आज कई सारी जो है राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के कारण जो है, औद्योगिक नीतियों के कारण आज जो है तमाम कंपनियां वहाँ से पलायन कर रही हैं, दूसरी जगह जा रही है, युवा जो है रोजगार के उसमें बाहर जा रहा है, रोजगार की तलाश में। तो निश्चित तौर से ऐसे कई मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल के, जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है
अपनी रैलियों में जो है बोला है, अपनी रैलियों में उठाया है। और आज ये रोड शो के माध्यम से भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मतदाताओं के जो हर उम्र के मतदाता है, उन हर उम्र के मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जनता जनार्दन है, जनता को जो जनादेश होगा वो जो है सर्वमान्य होता है, जो जनादेश आएगा वो 4 तारीख को आएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, वो कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं को सीधा सीधा ये संदेश देने की है कि एक तरफ विकास है, एक तरफ जो है बंगाल जिस पिछले जो है ममता सरकार में पिछड़ा हुआ है, वो जो है खड़े हैं। तो दो सब यहाँ पे खड़े हैं, ये कह सकते हैं 2 पिलर खड़े हैं। एक विकास का पिलर खड़ा है, जिसमें विकास का एक मुद्दा है, जो विकास के मुद्दे लेकर आगे आए हैं। पीने का पानी हो, सुरक्षा हो, घुसपैठिया हो, इस तरीके से कई मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। वहीं जो है तृणमूल अपने जो है पिछले जो 8-10-12 सालों में अपने पिछली सरकारों में जो काम है, उन कामों को यहाँ पे गिना रही है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, इस बार का विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। और ये दिलचस्प चुनाव इसलिए भी होगा कि यहाँ पर जो है तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए हैं। तब चाहे वो पैरामेडिकल की जो है टुकड़ियां हों या पैरामेडिकल फोर्स के लोग हों, अन्य राज्यों से भी जो है यहाँ पर सुरक्षा कर्मी बुलाए गए हैं। ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार कोशिश है निर्वाचन आयोग की कि निष्पक्ष, भयमुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव पश्चिम बंगाल में हो। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर के यहाँ पर चुनाव मैदान में है। और तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हमने जो पिछले अपनी सरकारों में काम किए हैं, उस काम के बदौलत हम जो है जनता के बीच में है। अब ये रोड शो जो हो रहा है गौरव, ये रोड शो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। नौजवानों जो सिलीगुड़ी के जो लोग हैं वो करीब से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, और ये जो है उनको ये समझ में आता है कि कौन विकास जो है मुख्य धारा में हमें जोड़ सकता है, और कितना जो है पिछले सालों में कितने सालों में जो है राज्य सरकार या यहाँ ये कह सकते हैं पश्चिम बंगाल विकास की जो दूरी रही है, वो बहुत ज्यादा जो है दूरी विकास से जो है पश्चिम बंगाल राज्य रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं में जोश है, महिलाओं में जोश है। यहाँ के जो है जो सीनियर मतदाता है वो भी जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यहाँ पे विकास आए, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, पीने का पानी मिले, सुरक्षा मिले महिलाओं को। ये तमाम मुद्दे भी और प्रधानमंत्री का ये रोड शो कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राज्य में आती है तो हम जो है इन मुद्दों पे काम करेंगे। ठीक है, उर्मिला बने रहिए हमारे साथ। ऋषि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, कितनी बड़ी चुनौती टीएमसी के लिए, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कड़ी टक्कर तो देती हुई नजर आ रही है और जनाधार भी बटोरती हुई नजर आ रही है इस रोड शो के जरिए। ऋषि, ये चुनाव इसलिए हो जाता है कि वो इस चुनाव में अपने आप को कैसे बरकरार रख पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग अलग रणनीति के तहत उनको दिनों दिन उनको घेर रही है, उस पर हमला कर रही है और जनता के बीच में मैसेज दे रही है, और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है कि किस तरीके से इस बार बदलाव की लोगों को जरूरत है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी रणनीति के तहत एक विशेष मैनिफेस्टो के माध्यम से महिला वोट बैंक पर एक सीधा फोकस किया है, जो कि महिला वोट बैंक टीएमसी का माना जाता है और वो उसको हमेशा से मजबूत बनाती रही है। ये जो सीधी चुनौती है इस वोट बैंक पर के लिए जो तमाम योजनाएं रखी हैं, चाहे वो उसमें 3000 रुपये की जो योजना है वो उनको देने की हो, या फिर जो टीएमसी की जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है उसको चुनौती देने की जो रणनीति है, जिसमें कि सुरक्षा, पहचान और कैश ट्रांसफर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अगर महिला वोटरों के बीच में बीजेपी के पक्ष में कोई बात बनती है तो ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। दूसरी बात, जिस तरीके से एक बाहरी वर्सेस बंगाली नैरेटिव को काउंटर करने के लिए इस बार बीजेपी ने रणनीति बनाई है, वो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से, क्योंकि टीएमसी ये कहती रही है कि बीजेपी बाहरी है, बंगाली नैरेटिव खड़ा करती है, लेकिन जब कोई पार्टी लगातार किसी राज्य में अपनी उपस्थिति को अपने ही स्थानीय नेताओं के माध्यम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाती है, तो उस पर ये आरोप बिल्कुल पूर्णतः लागू नहीं हो सकता है। दूसरा, उत्तर बंगाल में जो उनका गढ़ बन चुका है, वो दार्जिलिंग के लिए एक स्थायी जो राजनीति का जो समाधान है वो यहाँ पर उन्होंने रखा है अपनी सियासत में, और उत्तर बंगाल के लिए एक अलग फोकस की भी बात की है। तो उन्होंने क्षेत्रीय हिसाब से रणनीतियां भी बनाई हैं, जो कि टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। जो पश्चिम बंगाल के जो
सीमावर्ती इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पर रणनीति अलग है। जो देश के अन्य राज्यों के साथ जो जुड़े हुए इलाके हैं, चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो, इनके साथ उसकी रणनीति अलग है। उन इलाकों में वो अलग तरीके से रणनीति बनाकर कैंपेन कर रही है। और जिस तरीके से जो मुद्दे अलग अलग इलाकों में बनते हैं, उस मुद्दों के समाधान को लेकर वो क्या रोड मैप जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए वो अलग रणनीति बना रही है। और इसमें जो सोनार बंगला, एक विकसित पश्चिम बंगाल की जो बात है, इस विजन को वो इस बार के चुनाव में रख रही है। और जब सोनार बंगला की बात होती है, विकसित पश्चिम बंगाल की बात होती है, तो एक कनेक्ट पब्लिक के साथ जुड़ जाता है कि कोई भी सियासत है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें वहाँ पर शासन करना है, बल्कि वो इसलिए है कि उन्हें उनके जो उनकी पहचान है, उनकी जो अस्मिता है और जो उनकी संस्कृति है, उसको बरकरार रखते हुए उसको विकसित करके और मजबूत कैसे करना है, इसको जब कोई सियासत आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है तो भरोसा पैदा होता है। ठीक है, ये जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता के बीच में उसको बढ़ाना है, उसको वोट में तब्दील करना है और एक बड़ी चुनौती के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के सामने उसे रखना है और तभी उसकी ये जीत सुनिश्चित हो पाएगी। बिल्कुल। उर्मिलेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। उर्मिलेश, जो मौजूदा स्थिति वहाँ की है, पश्चिम बंगाल की मुद्दे तमाम हैं और तमाम विचारधाराएं भी वहाँ पर हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो किस तरह से अब की बार जो ये पूरा जन आधार देखने को मिल रहा है, वो अब की बार किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह की अब की बार फिजा वहाँ पर नजर आ रही है जो अब की बार बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर पेश करेगी? आप बताइए उर्मिलेश कि क्या कुछ वहाँ पर हलचल है और इसके अलावा क्या कुछ बड़ा बदलाव नजर आ सकता है? उर्मिलेश जी बिल्कुल, एक बात तो स्पष्ट है कि अभी तक बंगाल में जितना प्रचार और जो राजनीतिक हलचल यहाँ पे है, उन पे लगातार हम लोग यहाँ पे बंगाल में हैं और उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बंगाल में जिस तरीके से कि ऋषि कुमार भी कह रहे थे कि एक बात जरूर है गौरव, की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, इसलिए पिछले 5 सालों में बंगाल के तमाम उन मुद्दों को जनता के बीच में ले गई है। तब चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, यहाँ की जो है जो औद्योगिक जो नगरी है यहाँ की हल्दिया, उसके मुद्दे हों, पेयजल का मुद्दा हो, इस तरीके से कई मुद्दों के साथ जो है लगातार पिछले 5 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर आंदोलित भी रही है और लगातार जनता के बीच में रही है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर